नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजधानी लखनऊ में कोरोना से हालत गंभीर है। लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश सरोजनी नगर के चंद्रावल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों का हालचाल जाना, साथ ही संबंधित अधिकारियों से गाँव की जानकारी ली। साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। और इस मौके पर जिलाधिकारी के साथ एसडीएम संतोष कुमार भी मौजूद रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में और इसी क्रम में जनपद राजधानी लखनऊ में हम लोगों ने 2 चरण में 100% हाउस होल्ड को सर्वे का कार्य किया हुआ है। इसमें मेडिकल सर्विलांस हो रहा है। हमारी आरआरटी और विशेष रूप से चेतक आरआरटी जो मोटरसाइकिलों पे चलती हैं, गांव के हर गली मोहल्ले तक पहुंचती हैं। हर जो हमारी अगर संकरी सड़कें भी हैं वहाँ पे भी ये चेतक आरआरटी पहुँचती हैं। हर घर के हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, सिम्टोमेटिक है कि नहीं इसको चेक किया जा रहा है। अगर कोई भी लक्षणात्मक पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से तभी के तभी हाथों हाथ उनको निःशुल्क दवाई की किट भी दी जा रही है। लोगों को बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। सैनिटाइजेशन का एक विशेष ड्राइव चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे जो कंट्रोल कमांड सेंटर का नंबर है 0522 452 3000 अर्थात 0522 452 3000। इस पे अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो तत्काल प्रभाव से वो संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये जागरूकता, साथ ही साथ 100% स्क्रीनिंग और दवाई। पुत्र की चाह में लोग दुनिया भर की पूजा अर्चना कर उसे पाने का सपना देखते हैं कि बुढ़ापे में उसका बेटा सहारा बनेगा। मगर वही बेटा यदि कलयुगी हो जाए तो फिर ऐसे माँ बाप कहाँ जाएं। ऐसा ही एक मामला जनपद औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में देखने को मिला, जिसमें एक कलयुगी पुत्र में माता पिता को देर रात पीट कर घर से निकाल दिया। असहाय माता पिता रात को गुजारने के लिए सुभाष चौराहे पर आकर बैठ गए। वहीं देर रात एसपी अपर्णा गौतम को सुभाष चौराहे पर देखकर बुजुर्ग ने एसपी से गुहार लगाई। एसपी ने पहले उनको पानी पिलाया, उसके बाद उनको मास्क दिया, फिर उनको कुछ दवाइयां भी वितरित की। इसके बाद उनकी आप बीती सुनी। शहर के मोहल्ला होमगंज पुरानी पंजाब बैंक के समीप के निवासी रमेश चंद्र ने पुलिस अधीक्षक को जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा नशे का आदी है और वह नशा करके उन लोगों के साथ अभद्रता करता है। उनके बेटे ने उसे व उसकी पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया और घर से बाहर निकालकर दरवाजा भी बंद कर दिया। उनके द्वारा काफी बुलाने पर भी पुत्र द्वारा दरवाजा नहीं खोला गया। मामले की जानकारी पाकर पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम ने चौकी इंचार्ज को आदेश दिया कि मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ नहीं, शराब पी ले सुमारन बेटी लगा दिए, लग सज्जा मारी और कई ये मारी। चलो क्या कहते हैं लड़के आपके, क्या कहते हैं? कुछ नहीं करे, वैसे करो रात घर है, शराब पी रहा, घर से बाहर जाओ, कांचा कुआ में गिरकर मर जाओ। कोविड महामारी के इस दौर में जहां जीवन रक्षक दवाइयों और डॉक्टरों को आमजन खास अहमियत दे रही है, वहीं कोविड वैक्सीन को लेकर फैली भ्रामक अफवाह के चलते कोविड महामारी से बचाव के इंजेक्शन लगाने गई स्वास्थ्य टीम के साथ औरैया में ग्रामीणों ने न सिर्फ अभद्रता की, बल्कि ग्राम के बच्चे, पुरुष और महिलाएं अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर स्वास्थ्य टीम को ग्राम से बाहर खदेड़ दिया। मामला है औरैया जनपद के सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम कादलपुर का, जहां कोविड वैक्सीनेशन के लिए पहुंची स्वास्थ्य टीम व आशा बहू के साथ ग्रामीणों ने वैक्सीन लगाने का विरोध करते हुए अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर उन्हें खदेड़ दिया। टीम तो नहीं कह रही डॉक्टरों की, और ये हमारे ग्राम कादलपुर के जौरा की आशा आए, वो आई थे एक दिन सूचित करने कि वैक्सीन लगेगी कि आपके कादलपुर में। तो हम लोग काफ़ी लोग हम लोग गांव के मना कर रहे हैं कि वैक्सीन हम लोग नहीं लगवाएंगे, क्योंकि आसपास सुन रहे हैं कि वैक्सीन लगी है लोगों को, जो ख़त्म हो रहे हैं। शाम को वैक्सीन लगी, सुबह ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से डर के वजह से हम लोग वैक्सीन लगवाने। वीडियो मैंने भी देखा है जिसमें आशा बुलाने गई है और गांव के लोग जो हैं उसको उसके संग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि अफवाह फैली है तो एक्चुअली हम लोग अभी भी कई दिनों से हम लोग सब प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग गांव जा कर के संवेदीकरण कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, खुद का उदाहरण भी दे रहे हैं कि देखिए हम सब लोग टीकाकरण करवा चुके हैं और अभी कोरोना हुआ तो हल्का फुल्का इन्फेक्शन हुआ, सारे चिकित्सा कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स ठीक हो गए, उनसे कभी
वहीं आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के निवासी युवक की लाश जौनपुर के खेत सराय थाना क्षेत्र पर रेलवे ट्रैक के किनारे मिलने के मामले को लेकर आजमगढ़ में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मामले में पुलिस की संलिप्तता की बात की गई। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार को मिले शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद प्रशासन ने रात में जाम समाप्त कराया और शव का अंतिम संस्कार कराया गया। दरअसल दीदारगंज थाना क्षेत्र के करई गांव निवासी 22 वर्षीय प्रमोद कुमार यादव की 14 मई को जौनपुर थाना खेता सराय के शेखपुर मड़िया के पास रेलवे ट्रैक पर शव मिला था। वहीं परिजनों का आरोप है कि प्रमोद की हत्या की गई है। करूल गांव का एक लड़का था प्रमोद कुमार यादव 21 वर्षीय। यह दुबरा गांव में राजभर परिवार की लड़की से इसका प्यार था और उस राजभर की लड़की की परसों 13 तारीख में शादी थी, जिसको लेकर के लड़का वहाँ पहुँचा था और आपस में कुछ लड़की वालों से इसका मनमुटाव हुआ और कल दुबरा से लगा हुआ दुबावा से लगा हुआ खेता सराय थाना का सीमा क्षेत्र है, जौनपुर जनपद का सीमा क्षेत्र है, वहाँ पर रेलवे ट्रैक से पर इसका शव पाया गया और उसका पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आई। इसको लेकर के लड़के पक्ष ने मांग करी कि हमारी एफआईआर दर्ज हो जाए, तो 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दिया है एफआईआर। खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी की अच्छी पहल देखने को मिली है। खुद 2 बार कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद अमित त्रिपाठी लगातार लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर, निःशुल्क दवा, भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही लोगों को एडमिट करवाने से लेकर जरूरी इंजेक्शन भी उपलब्ध करा रहे हैं और लखनऊ में निःशुल्क सैनिटाइजर का भी कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस काम में युवा साथी सौरभ चौहान, तुषार ठाकुर, राज निगम, अंकित त्रिपाठी, अजीत शर्मा, शांतनु चौहान भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। 54 मरीजों का खाना खुद के साथियों के घरों से दोनों टाइम जाता है और साथ ही एक किचन स्थापित किया गया है, जिससे रिक्शे वाले, रेड़ी पटरी और मलिन बस्तियों मरीज के सहयोगियों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। खबर मैनपुरी से है, जहां कुछ दबंगों ने युवक के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं धारदार हथियार लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मारपीट में युवक की बहन बचाव करने आई तो बहन को भी पूरी तरह से पीटा गया। पूरा मामला बेवर थाना क्षेत्र के गांव सभापुर जासमई का बताया जा रहा है, जहां दबंग लोगों ने पहले गाली गलौज की। विरोध करने पर युवक को धारदार हथियार मारकर घायल कर दिया गया। पीड़ित युवक ने बेवर थाने में न्याय की गुहार लगाई है। सर, ये लोग हमारे तलैया है घर के सामने, उसमें जो 2-4 दिन पहले ये 10-12 लड़के थे, ये लेकर के रात 10:30 बजे पहुंचे। मैंने टॉर्च लगा दी, इस बात को लेके इन्होंने हमको पीटा है और इसने चाकू मार दिया मेरे डायरेक्ट। मैं तो खड़ा था, बात कर रहा था, डायरेक्ट आया, सीधा चाकू मार दिया मेरे। उसके बाद एक मुख मेरे ये लगा। खबर प्रयागराज से है, जहां बहरिया थाना क्षेत्र में पेड़ से बांधकर कई ग्रामीणों ने 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल युवकों के हाथ में तमंचा मिलने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्हें आशंका हुई कि दोनों युवक गांव में किसी वारदात को अंजाम देने आए थे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को कैद से रिहा करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दोनों युवकों की पिटाई का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किसानों को उनका हक दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें भी लगातार योजनाओं पर काम कर रही हैं, पर इस वक्त यूपी का किसान परेशान है। औरैया में किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहा है। देखिए क्या है पूरा मामला हमारे इस खास रिपोर्ट में। कोरोना महामारी में जहां हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोगों की जान पर संकट बना हुआ है। ऐसे वक्त में लोग लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं
जिनके लालच और भ्रष्टाचार का घड़ा अब तक नहीं भरा है। महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था पर भी गहरी चोट की है। गरीब जनता व किसान वर्ग बदहाली के आंसू रो रहा है। ऐसे में कुछ अधिकारी मदद करने की बजाय मनमानी पर उतारू हैं। दरअसल मामला औरैया के एरवा कटरा का है, जहां गेहूं खरीद पर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और यहां का किसान शासन की चोट का शिकार है। दरअसल एसएमआई संतोष कुमार गेहूं खरीद पर मनमानी कर रहे हैं और उन्हें इस वक्त प्रशासन का भी खौफ नहीं है। ये आरोप हम नहीं खुद किसान लगा रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे ये किसान अपनी बदहाली बयां करते हुए बता रहे हैं कि एसएमआई संतोष कुमार किसानों से गेहूं न खरीद कर व्यापारियों से गेहूं खरीद रहे हैं। किसानों के गेहूं से भरे वाहन वह वापस कर रहे हैं, पर व्यापारियों के फसल को तुरंत ले लिया जा रहा है, जिससे किसान कम दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर है। तो आप भी सुनिए किसानों की परेशानी। मेरा विनोद कुमार यादव। विनोद का कहाँ के निवासी हो? अरे गुलालपुर के। गुलालपुर के। क्या समस्या है आपकी? आप यहाँ जो खरीद केंद्र पे आए हो गेहूँ खरीद के? हमारी सुबह गाड़ी इधर खड़ी कराई देगी और दूसरी व्यापारी गाड़ी वहाँ तुल गई। गेहूँ खरीद? हाँ। और जो आपको डेट देगी उसमें नहीं तुली गई? नहीं, डेट तो दे दिया है, लेकिन अब हमारी तुली नहीं गई है। तुली नहीं, दूसरे एक तौल दी गई? हाँ, दूसरी तौल दी। जब सबसे आगे हम खड़े यहाँ। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ये है किसान को ज़्यादा परेशान न किया जाए। वहीं आरोप यह भी है कि लगातार आला अधिकारियों को मामले की सूचना दी जा चुकी है, पर कोई भी इस पर कार्यवाही नहीं की गई। इससे पहले भी कई बार इस मामले पर खबर चलाई गई, पर ना तो कोई कार्यवाही हुई, न ही एसएमआई अपनी हरकतों से बाज आए। आलम यह है कि एसएमआई संतोष कुमार अब खुलेआम चुनौती देते हैं और कहते हैं कि जो हो सके वो करें, वे इसी प्रकार काम करेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए तमाम योजनाएं तो चला रखी हैं, पर हकीकत में कुछ इस तरीके के हालात दिखाई देते हैं। ऐसे में प्राइम टीवी सवाल उठाता है कि आखिर ऐसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम कब तक लग पाएगी? किसानों को उनका हक आखिर कब तक वापस मिल पाएगा? डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी में स्थित पवन अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान पवन अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया और अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। और घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को शांत कराया। पुलिस के मुताबिक युवक पहले से बीमार था और उसकी हालत गंभीर थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। फिलहाल मृतक के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। हमारा भाई खत्म हो गया है इनकी लापरवाही की वजह से। ना इनके पास ऑक्सीजन है, ना इनके पास डॉक्टर हैं जी। अभी हम भाई से आधे घंटे पहले मिलके बात करके गए हैं, सारी तसल्ली करके हम अपने घर गए थे जी। और इनकी जो भी लापरवाही है, सारे जो पेशेंट वहाँ पे अंदर हैं वो सारे बता देंगे। वो सारे पेशेंट इनके लिए खिलाफ बोल रहे हैं। तो कौन सा हॉस्पिटल है जिसके सामने आप? ये पवन हॉस्पिटल है। क्या वजह रही है जिससे एक्सपायर हुआ बच्चा? इनकी ऐसी लापरवाही की कोई बात नहीं है। तो पेशेंट 13 तारीख को एडमिट हुआ था, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, दौरान इलाज उसकी आज मृत्यु हो गई है और डेड बॉडी जो है ना उसके वारसन के हवाले की जाएगी। तो ऑक्सीजन की कमी बता रहे हैं कि गलत इंजेक्शन लगाया, वो भी ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर से भी मेरी बात हुई है, ऐसा ना कोई गलत इंजेक्शन लगा है और ना कोई बात है। इलाज चल रहा था, वो उसकी जो है गैस में जो ऑक्सीजन थी वो कम थी थोड़ी और कम। नजर डालते एक रिपोर्ट पर। दक्षिण पूर्वी अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान टाक्टे को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों और दमन और दीव और दादरा नगर हवेली के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इसमें चक्रवात तूफान टाक्टे से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की तरफ से की गई तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। तो आपको छोड़ जाते इस रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। तूफान टाक्टे बहुत भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार इसके 17 मई की शाम को गुजरात तट पर पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक यह गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास तट से टकराएगा। आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर 3 दिनों तक इस चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। विभाग के अनुसार तूफान के दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि KSDMF के अनुसार चक्रवात टाक्टे के कारण पिछले 24 घंटे में 6 जिलों, 3 तटीय जिलों और 3 मलनाड जिलों में भारी से भारी वर्षा हुई है। अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है और 73 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। गुजरात में चक्रवाती तूफान टाक्टे को देखते हुए राज्य में NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। NDRF गांधीनगर के डिप्टी कमांडेंट रणविजय कुमार सिंह ने बताया कि 24 टीमें आज शाम तक अपनी जगह ले लेंगी, जिसमें 13 टीमें बाहर से मंगाई गई हैं। चक्रवात अभी गोवा के तट से टकराया है, वहां भारी बारिश हुई है और पेड़ भी गिरे हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान गुजरात के साथ केंद्र शासित दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली में तबाही मचा सकता है। तूफान के कारण केरल, तमिलनाडु में बाढ़ का खतरा पैदा होने के साथ कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक ये तूफान केरल, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र में कहर बरपा सकता है। इसलिए NDRF की टीमों की तैनाती कर दी गई है। कुछ एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स प्रभावित होने की आशंका जताई है। वहीं तटवर्ती इलाकों के निवासियों और मछुआरों को भी सतर्क कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में आने वाले टाक्टे चक्रवाती तूफान की समीक्षा की और राज्यों में इसकी तैयारियों का जायजा लिया। इसके लिए उन्होंने राज्यों, केंद्रीय मंत्रियों और संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक की है। एक बयान जारी करके कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तूफान आने के दौरान आवश्यक सेवाओं जैसे बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य और पानी आदि को तत्काल बहाल करने की पूरी तैयारी की है। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। आपको बता दें कि साल का पहला चक्रवाती तूफान टाक्टे मंगलवार तक गुजरात के तट पर दस्तक देने वाला है। चक्रवाती तूफान ऐसे समय में आया है जब भारत कोरोना महामारी की चुनौती से भी जूझ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने कहा है कि अरब सागर के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान यानी कि टाक्टे में तब्दील हो गया है। इसके 18 मई के आसपास पोरबंदर तथा नलिया के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि टाक्टे 16 से 18 मई के बीच अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में रहेगा। इसके चलते गुजरात और दीव के समुद्र तटों पर निगरानी रखी जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।